हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम अब बदल करके कर दिया गया है लेट्स क्रैक एग्जाम। तो हम अपने चैनल पे देख रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एसएसटी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स का इसका दो पार्ट पहले बन चुका है, जिसमें मुद्रा के बारे में पढ़ लिए हम लोग। और पहले पार्ट में मुद्रा के बारे में पढ़े और दूसरा पार्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन इन दोनों में हम लोग डिफरेंस नहीं किए थे, यानी कि जो हम लोग मुद्रास्फीति विस्फीति वगैरह पढ़े थे, तो इसमें अंतर क्या होता है, क्या होते हैं दोनों में, अगर डिफरेंस हमको लिखने आ जाए। वैसे मैं समझा दी थी, लेकिन अगर अगर एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है मुद्रास्फीति, ठीक, और यहाँ लिखा है मुद्रा संकुचन। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर का यहाँ आधार है। आधार अगर आप लोग याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा है पहला, मुद्रास्फीति से आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। और मुद्रा संकुचन से क्या होता है? आय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम इसके लिए आपको बताए थे कि हम दो एरो बनाएंगे। जो पहला हमारा मुद्रास्फीति होता है, इसमें पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, और वस्तुओं की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि जो हमारे पैसे का वैल्यू हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि मुद्रा संकुचित हो रहा है, लोगों के पास पैसों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु की वैल्यू में कमी हो जाएगी, यानी कि जो वस्तु का कह सकते हैं वैल्यू हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा, यानी कि लोगों के पास वस्तुएं अधिक हो गई हैं। ठीक है, यानी कि जो चीजें हमारे पास अधिक होती है उसी की वैल्यू डाउन होती है। जिस चीज की कमी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। देखिए, मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रसार बोलते हैं। अब देखिए, जब मुद्रा का प्रसार हो रहा है, यानी कि हमारे पास पैसे की अधिकता हो रही है, तो पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और मुद्रा संकुचन में क्या हो जाएगा कि जब मुद्रा का कह सकते हैं वैल्यू अधिक हो जाएगा, तो मुद्रा का भाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, लिखा है मुद्रास्फीति से आय में क्या होती है? वृद्धि हो जाएगी। सही है। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 5 पेन है और लेने वाले 15 लोग हैं, तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा दाम बढ़ा करके लेंगे, यानी कि आपके आय में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। लेकिन मुद्रा संकुचन से क्या हो जाएगा कि आय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि आय वृद्धि नहीं होती है। खूब ज्यादा सारा पेन है, लेने वाला कोई नहीं है, तो कोई लेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या होता है? मुद्रास्फीति में मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वस्तुओं का क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ता जाएगा। और मुद्रा संकुचन में वस्तुओं के मूल्य कह सकते हैं कि उसकी क्या होती है? कमी होती है। मुद्रास्फीति से रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक, यानी कि अगर मुद्रास्फीति हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, और मुद्रा संकुचन जब होता है तो रोजगार के अवसरों में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और मुद्रा संकुचन का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दोनों को आप समझेंगे। उत्पादन यानी कि जब आपके पास पेन की कमी हो रही थी तो लोगों का पेन का डिमांड बढ़ रहा था, तो हमें उत्पादन करना है, यानी कि अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब आपके पास पेन खूब ढेर सारा रखा है तो हमें उत्पादन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यानी कि उस पर क्या हो रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुद्रास्फीति असमान वितरण को बढ़ावा देती है, और मुद्रा संकुचन का वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, असमान वितरण यानी कि जब 5 पेन है और लेने वाले 15 लोग हैं, तो सबके पास नहीं होगा, सिर्फ वो 5 लोगों के पास होगा, यानी कि वितरण क्या हो रहा है? असमान हो रहा है। और जितने लोग हैं उतने ही आपके पास वस्तुएं हैं, तो वितरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि सबको समान वस्तुएं मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और मुद्रा संकुचन का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है गाइस, इसके बारे में मतलब क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होता है मुद्रा संकुचन, विस्फीति क्या होती है, ये सारी चीजें हम बता दिए थे। आज भी हम रिव्यू में एक बार आप लोगों को बता दिए कि जब पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी और वस्तु की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति होगी, और जब मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, और वस्तु की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो मुद्रा संकुचन होगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी हम आपको बता दिए। आप एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और बिना एग्जाम में पूछे अगर मुद्रा संकुचन ही आपसे पूछ लिया जाए तो भी ये सारी चीजें आप उसमें करके लिख सकते हैं। लेकिन साथ में ये मुद्रा और वस्तु जो आपको बताया गया है वो जरूर लिखिएगा। देखिए, दूसरी चीजें हैं, अवमूल्यन क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है, आपके सेमेस्टर में ये पूछा गया था, अवमूल्यन।
ठीक है। तो देखिए अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा का बाह्य मुद्रा से हम यहाँ पे लेंगे विदेशी मुद्राओं के लिए, ठीक है। तो विदेशी मुद्राओं में मूल्य एक विचार युक्त नीति से, ठीक है, यानी कि प्लानिंग से, प्री प्लानिंग से क्या होता है कि बाह्य मुद्रा की तुलना में जो आंतरिक मुद्रा होती है उसके क्या होता है जानबूझ करके कम कर देने से होता है। इसके परिणाम स्वरूप देश की मुद्रा की क्रय शक्ति विदेशी मुद्राओं के रूप में कम हो जाती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि डॉलर के मुताबिक जो पैसे की वैल्यू है वो 62 पैसा है या 63 पैसा है, यानी कि उनका $1 और हमारा 62 पैसा 63 पैसा, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जो विदेशी मुद्राएं हैं उनके तुलना में जो हमारे पैसे की जो वैल्यू हो जाती है जब डाउन हो जाती है तो वही क्या कहलाता है, वो अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये बनाया गया है, अक्सर आप टीवी पे देखते होंगे कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है, पहले अप हुई फिर डाउन हुई, अप हुई डाउन हुई, यानी कि जब पैसे की वैल्यू क्या हो जाए, गिर जाए विदेशी मुद्राओं के कंपैरिजन में, तो उसी को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ये ऐसे फिगर आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे या न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो ये पैसे के लिए यूज किया जाता है कि कैसे पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है। देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यानी कि जो मौद्रिक नीति है आरबीआई की। भारत की एक मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, मौद्रिक नीति। अब इसके बारे में हम देखेंगे, एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस किए होंगे तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जो भारत की मौद्रिक नीति होती है तो उसको चलाने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मौद्रिक नीति से अभिप्राय होता है कि जो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखतों के उपयोग से है, ठीक है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। देखिए एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तय करता है। इसके पहले हम फिर से एक बार समझते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए जैसे कि हमारी एक बैंक है आरबीआई, के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है वो हमारे पूरे भारत के मौद्रिक नीति को तय करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को या कह सकते हैं कि पूरे देश के अंतर्गत कितनी हमको मुद्रा रखनी है, कितनी हमको पैसा रखनी है। ऐसा नहीं कि आरबीआई अगर पैसा कह रही है तो खूब ढेर सारा छाट देते हैं इस तरीके से, यानी कि लोगों के पास पैसा पैसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में है पैसा छापना तो वो चाहे जितना पैसा छाप ले, ऐसा नहीं है। उसके लिए आरबीआई को पहले आदेश देना होता है कि कितना हमारे पास पैसा है, कितना हम ऋण दे सकते हैं, कितना ऋण हम दे सकते हैं, उस ऋण पे परसेंटेज क्या होंगे, यानी कि कह सकते हैं पूरे भारत में पैसे का जो पूरा लेखा जोखा होता है वो किसके पास होता है, वो आरबीआई के पास होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है। अब देखिए जो भारत की मौद्रिक नीति है वो क्या है, हम उसको देखते हैं। देखिए जो भारत की मौद्रिक, सारे पहले नंबर ये जान लीजिए कि जितने भी देश हैं सभी देशों का क्या होता है कि अपना अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है, तो जो मौद्रिक नीति को देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तय करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड है जब वो सिफारिश करता है कि किस हिसाब से हमें अपने देश की मौद्रिक नीति रखनी है, तो वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इन बोर्ड में जाने माने अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्री होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के कह सकते हैं कि जानकार होते हैं, और उद्योगपति होते हैं और नीति निर्माता शामिल होते हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्री होंगे, जो बड़े उद्योगपति होंगे और जो नीतियों को बना रहे होंगे, यही सब लोग मिल करके क्या करते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक समय समय पर
भारत सरकार के आर्थिक विभागों से क्या करता है, सलाह मशवरा करता रहता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका रहता है, अंतिम निर्णय रिजर्व बैंक ही लेता है। यानी कि जो भारत की मौद्रिक नीति है उसको बनाने के लिए भले ही इकोनॉमिक्स के जानकार लोग रहें, उद्योगपति लोग रहें, और कह सकते हैं कि जो जितने भी आर्थिक विभाग हैं वो लोग सलाह मशवरा करें, लेकिन जो अंतिम निर्णय रहता है वो कौन लेता है, वो आरबीआई लेता है। ठीक है, देखिए भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इतना हमें पता चल गया कि जो मौद्रिक नीति का अंतिम निर्णय होता है किसके द्वारा लिया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का मौद्रिक नीति कौन तय करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। कितने लोग राष्ट्रपति लगा करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक, मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से, देखिए अभी बताया है कि वो क्या कर रहा है, ब्याज की दरों को नियंत्रण करने के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा हो जाए कि खूब ढेर सारा हमारे पास 100 का नोट आ जाए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ढेर सारा 5-5 100 का नोट आ जाए, यानी कि कितने परसेंट, कितना कह सकते हैं अनुपात में हमारा 100 का नोट रहेगा, कितना 500 का नोट रहेगा, किस अनुपात में 20 के नोट रहेंगे, ये सारी चीजें किस हिसाब से हमको ब्याज का दर रखना है, ये सारी चीजें कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक इसको नियमित और नियंत्रित करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। और ऐसा वो क्यों करता है, ताकि वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकसित विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा कम रहेगा तो कैसे वस्तुओं का दाम बढ़ोतरी से बचा जाएगा। देखिए अभी आप लोगों को हम बताए थे कि जब मुद्रास्फीति हो रही थी तो पैसे की वैल्यू कम हो रही थी, यानी कि लोगों के पास अब पैसा ही पैसा है, वो मन करेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वस्तुओं का क्या हो गया कि दाम, वस्तु हमारे पास कम हो गए, ठीक है, अब वस्तुओं की वैल्यू बढ़ गई, तो जब पैसा अधिक हो जाएगा तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, महंगाई होगी, क्या होगी, महंगाई होगी। लेकिन जब पैसा कम रहेगा, यानी कि 1 रुपए में भी आप एक पैकेट बिस्किट ला सकते हैं और 5 रुपए में भी एक पैकेट बिस्किट ला सकते हैं। ठीक है, तो जब महंगाई कम होगी, यानी कि अब जब महंगाई कम होगी तो 1 रुपए में ही हम ले आएंगे, और जब महंगाई अधिक होगी तो 5 रुपए में ले आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। अब पैसा मार्केट में खूब ज्यादा हो गया है तो वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है कि वो अपनी मौद्रिक नीति लागू करती है, जिससे क्या हो कि वस्तुओं के वैल्यू बहुत अधिक ना बढ़े। देखिए लिखा है कि भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य, यानी कि जो हमारे यहाँ मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, यानी कि वस्तुओं के मूल्य में क्या आए, स्थिरता आए, इसलिए भारत की मौद्रिक नीति बनाई जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारे वस्तुओं का क्या हो जाए, दाम लगातार बढ़ता रहे, यानी कि कंटिन्यूअसली एक चीज का दाम जो रहे वो क्या रहे, स्थिर रहे, इसीलिए भारत की मौद्रिक नीति बनाई जाती है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, बैंक के ऋणों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण बना रहे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लिखी है, जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उत्पादन को प्रभावित किए बिना ही वो क्या करता है, उधार देता है। ठीक है, और ऋणों को कम करता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, अभी हमारे बैंक के पास पैसा नहीं है और लोन लेने वाले खूब ज्यादा लोग हो गए, लोन लेने वाले खूब ज्यादा लोग हो गए, तो क्या वो लोन देगा, नहीं। इसको भी वो कौन करता है नियंत्रित, हमारी भारतीय मौद्रिक नीति के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कि बैंकों में ऐसा ना हो कि ऋण खूब ज्यादा लोग लेने लगे, तो इसको भी नियंत्रित करने का काम भारतीय जो हमारी मौद्रिक नीति है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा और क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्थिर निवेश का संवर्धन, यानी कि गैर जरूरी और निश्चित निवेश को सीमित करके निवेश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना बनाना। यानी कि जो हमारे कह सकते हैं कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है और उसको हम क्या कर लें, सीमित कर लें, और निवेश की उत्पादकता को क्या कर लें,
बढ़ाने का काम करते रहें। नेक्स्ट है माल की पूर्ति पर प्रतिबंध। अब ये चीज आप अच्छे से समझेंगे। देखिए उत्पादकताओं या उत्पादों कह सकते हैं कि भरमार और उसकी अधिकता एवं सामानों के अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण इकाइयां क्या हो जाती हैं, खराब होने लगती हैं। इसी समस्या के संदर्भ में जो हमारी केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण है वो सामानों के प्रवाह पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम लागू करती है। इस रणनीति के तहत क्या होता है कि कई कार्य किए जाते हैं, जैसे सामानों के स्टॉक होने से बचना और संगठन के अंतर्गत सुस्त मुद्रा को रोकना। यानी कि जब हमारे पास देखिए लिखा है माल की पूर्ति पर प्रतिबंध, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि माल को इकट्ठा कर लेते हैं, वो रख लेते हैं और जब मार्केट में माल कम हो जाएगा तो उसका दाम अधिक करके उसको बेचते रहते हैं। तो पूर्ति पर प्रतिबंध है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मौद्रिक नीति है वो सामानों के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा सामान जाए, जितनी जरूरत है उतना ही सामान हमको देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है निर्यात को संवर्धन और खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का संचालन। यानी कि जो भारत की मौद्रिक नीति है वो मौद्रिक नीति निर्यात को क्या करती है, बढ़ावा देने का काम करती है, व्यापार की सुविधा के संदर्भ में विशेष जोर देती है और यह मौद्रिक नीति का एक स्वनियंत्रित उपाय होता है, ठीक है। यानी कि वो पूरे व्यापार को बढ़ावा देती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज हैं कि जो भारत की मौद्रिक नीति के द्वारा क्या किया जाता है, तय किया जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो अवमूल्यन, देखिए अवमूल्यन के बारे में हम आपको बताए हैं, अवमूल्यन के बारे में बताया है। तो अवमूल्यन आप लोगों को पता चल गया, यानी कि विदेशी मुद्राओं के तुलना में जो कह सकते हैं कि हमारे देश की मुद्रा क्या हो जाए, वैल्यू डाउन हो जाए, तो वही अवमूल्यन कहलाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अभी तक जो भारत के मूल्य कह सकते हैं कि जो अवमूल्यन हुआ है रुपए का वो अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है। यानी कि 1947 से लेकर के अभी तक भारत में अवमूल्यन 3 बार हुआ है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। जो पहला अवमूल्यन हुआ था भारत की मुद्रा का वो हुआ था 1949 में, ठीक। दूसरा कब हुआ था, 1966 में, और तीसरा कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। ये कह सकते हैं कि 3 डेट है, 3 ईयर है कि जब भारतीय मुद्राओं का क्या हो गया था, अवमूल्यन हो गया था। आप इसको नोट डाउन करेंगे गाइस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका देखिए इकोनॉमिक्स जो आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है वो चीजें खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे, साथ में ज्योग्राफी का भी पार्ट कवर करते रहेंगे। देखिए इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पे भी जा करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आपके सेमेस्टर में है वो दोनों इस चैनल पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि और भी लोग देख सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।